मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त न्यूज़। मैं हूं महबूब रज़ा सिद्दीकी। मुल्क के बदलती हुई सूरत हाल और सियासी सूरत हाल और समाजी सूरत हाल और उस पर हिंदुस्तान की जनता के ऊपर महंगाई का मार आपके सामने में है, बोलने की बात नहीं है। तकलीफ सभी को है, दर्द सभी को है। कुछ लोग बयां कर रहे हैं, कुछ लोग बयां नहीं कर रहे हैं। सभी का किचन का बजट बढ़ चुका है। औरतें परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं, आम लोग परेशान हैं, मजदूर तबका के लोग परेशान हैं। ऐसी सूरत हाल में कुछ कुछ पार्टियां, अपोजिशन की पार्टियां जो है एहतजाज कर भी रही है, नहीं भी कर रही है। कितना एहतजाज कर रही है और उस पर जो है पार्टी के ऊपर, हुकूमत के ऊपर कितना दबाव बनता है, चलिए हम इस सारे सवालात का जवाब लेंगे। आज आपकी मुलाकात मैं इंटक कांग्रेस के प्रेसिडेंट जनाब कमरुज़्ज़मा कमर से करवाने जा रहा हूं। कमरुज़्ज़मा कमर साहब मोहताज तारुफ नहीं है। वो पूरे समझिए कि 365 दिन मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए और जो डेली कमाने खाने वाले लोग हैं उनके लिए काम करते रहते हैं। ये सारी चीज़ें उनके साथ है। इंटक का बड़ा मामला है। पूरे हिंदुस्तान में मजदूर है, मजदूर के लेके काम करते हैं, उनके मसाइल को हल करते हैं, उनको जॉब चलाया तो उनके लिए करते हैं। जिस तरीक़े से मुल्क की हुजूर सूरत हाल बदल रही है, रोज़गार लोगों से छीना जा रहा है और कोरोना काल है, लॉकडाउन है, उसी में सब चीज़ चल रही है। उसके बावजूद जो है पेट्रोल, डीजल वगैरह और एलपीजी गैस सिलेंडर वगैरह सबका रेट बढ़ चुका है। तो इस महंगाई को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? और आपकी पार्टी जो है एक कांग्रेस महंगाई मुक्त भारत का अभियान जो है छेड़ा है। हम चाहते हैं कि उस सारे सवालात का जवाब दीजिए। हम डायरेक्ट सवाल का जवाब लेते हैं कमरुज़्ज़मा कमर साहब से, जो इंटक बंगाल के प्रेसिडेंट है कांग्रेस के। देखिए, मरकज़ में जो सरकार है उसने 2013 से एक आंदोलन छेड़ा था कि महंगाई को कम करेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम को कम करेंगे, एलपीजी गैस को कम करेंगे, बेकार लोगों को नौकरी देंगे और जो कल कारखाने सिक हैं उनको ठीक करेंगे और जो बंद पड़ा है उसको फिर से पुनर्जीवित करेंगे जी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया, आज ये हाल है कि 2 करोड़ लोगों को क्या हर साल नौकरी देंगे। इस पैंडेमिक में कम से कम 8.5 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई और मज़दूरों के ऊपर जुल्म हुआ। ऐसे मज़दूरों पर जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर अपनी रोज़ी रोटी को मुहैया करते थे, जिनको हम माइग्रेंट वर्कर कहते हैं। उनकी मदद के लिए ये आगे बढ़े नहीं। जो एमएसएमई है, जिसको छोटी सनत कहते हैं, उसमें 8.5 करोड़ लोग मुलाजमत पाए हैं उस पूरे हिंदुस्तान में। कम से कम ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि एमएसएमई के बंद होने से 3.5 करोड़ लोग बेकार आज पड़े हुए हैं। और ये जो सरकार है, ये झूठी सरकार है, मक्कारों की सरकार है, क्योंकि इसने देश को झूठ बोला है। पहले ये स्लोगन दिया कि हिंदुस्तान को हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं और आज उन्हीं को उनके ही दिया हुआ सिक्का में जवाब देना चाहते हैं हम लोग कि अब देश को ज़रूरत है महंगाई मुक्त भारत। वो कैसे करेंगे, किस तरीक़े से करेंगे? वो इस तरह से करेंगे कि ये देश को बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट डीजल को, पेट्रोल को, एलपीजी गैस को कंट्रोल करता है, लेकिन ये एकदम सफ़ेद झूठ है। जिस रोज़ यानी तारीख 21 मार्च को जिस रोज़ इसका दाम, डीजल, पेट्रोल और गैस का दाम बढ़ा, उस रोज़ बयान आया फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन की तरफ से कि चूँकि क्रूड ऑयल का दाम बहुत बढ़ गया, $112 पर बैरल हो गया, इसलिए दाम बढ़ा। फिर उसका दाम बढ़ते बढ़ते $111 हो गया, लेकिन आज 5 दिन से उसका दाम कमता गया और आज के दिन, आज 31 तारीख है, आज क्रूड ऑयल का दाम है $101 पर बैरल। इसका मतलब है कि ये 10 दिन में 9 बार जो दाम बढ़ा। एलपीजी गैस का दाम 976 रुपया कर दिया। तो इनके कहने का जो मतलब कि क्राइटेरिया है वो बिल्कुल झूठा है, गुमराह करने वाला है और ये झूठ का पुलिंदा लेकर चल रहे हैं। इसके ख़िलाफ़ में मज़दूरों को, किसानों को और ख़ास तौर से हमारी घर की औरतों को
जो लोग हमारे घर को चलाती हैं, इन तमाम तबका के लोगों को इस अभियान में शामिल होना होगा, चाहे वो कांग्रेस के तरफ से छेड़ा जाए या यहाँ पर एक किसी भी सवाल political रोक करके हम लेना चाहते हैं। जिस दिन समझिए कांग्रेस एआईसीसी में मीटिंग चल रही थी, उस दिन उसमें बाज़ाब्ता जोड़ देके कहा गया था कि हम लोग इसमें जो है सोशल एक्टिविस्ट को जोड़ेंगे, एनजीओज को जोड़ेंगे, पावरफुल इन्फ्लुएंस पीपल को जोड़ेंगे। मगर मैं अभी तक देख रहा हूँ कि जो भी मीटिंग सिटिंग या प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें इस किस्म के लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो क्या वजह है? मतलब क्या ये देश का मुद्दा समझिए नहीं बन पा रहा महंगाई मुक्त भारत, या कहीं ना कहीं आपको समझिए कि कनेक्ट होने में, एक दूसरे के साथ मिलने में कहीं दुश्वारी आ रही है? क्या परेशानी है? डायरेक्ट इस सवाल का जवाब लेते हैं कमरुज़्ज़मा कमर साहब से, जो इंटक कांग्रेस बंगाल के सदर है। ऐसा है कि मगरबी बंगाल में कांग्रेस के सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ा है पिछले 2 इलेक्शन से। एक असेंबली इलेक्शन और उसके बाद कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपैलिटी का जो इलेक्शन हुआ, इससे लोग जाहिर सी बात है कि जब ज़ीरो में आ जाता है तो लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं, ज़हनी एतबार से टूट जाते हैं। और हमारा जो लीडर है पीसीसी का, वो महीने में 1 दिन 2 दिन कलकत्ता में होता है, बाकी दिन दिल्ली या बहरमपुर में। इसके वजह से कांग्रेस के जो और लोग हैं, जो अलग अलग फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी जोड़ने में दुश्वारी हो रही है। एक दूसरी बात यह है कि आज राहुल गांधी की क़यादत में दिल्ली में ज़ोरदार तरीके से महंगाई के ख़िलाफ़ विरोध हुआ है। हम समझते हैं कि धीरे धीरे वो पर्कुलेट करेगा, ये जो मैसेज है वो हर स्टेट में जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे यकीन है कि हमारा पीसीसी भी इस दिशा में काम करेगा, जिसमें नागरिकों को जोड़े, सोशल एक्टिविस्ट को जोड़े, एनजीओ को जोड़े, ट्रेड यूनियन को जोड़े, स्कूल कॉलेज में जो टीचर्स हैं उनको जोड़े, और औरतों को खास का मुद्दा है ये। हाँ, औरतों को खास तौर से जोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है तो उसका डायरेक्ट असर होता है किचन में, और किचन को संभालती औरतें हैं। इसलिए हमारे समाज का ऐसे भी जनसंख्या के हिसाब से 50% वो लोग हैं, लेकिन जब कोई आंदोलन चलता है तो उसमें हम लोग 50% क्या 10% भी नहीं पाते हैं। इसलिए हर पॉलिटिकल पार्टी की ये जिम्मेदारी है कि जिस कोख से ये लोग पैदा लिए हैं, कम से कम उस कोख को इस आंदोलन में शामिल करें। कमर साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लेते हैं। आप तो यूनियन मजदूर के लीडर हैं, मजदूरों के लिए काम करते 365 दिन। जिस तरीक़ा से 410 आपकी सरकार में यूपीए में एलपीजी सिलेंडर का था, आज समझिए कि 900 कुछ रुपए हो चुका, 976 रुपये हो चुका। तो ऐसी सूरत हाल में जैसे कि मस्टर्ड ऑयल है, करवा तेल है, 110 रुपये था, आज 200 के करीब हो चुका है। मिल्क था, दूध था, 30-35 रुपये था, आज 50-60 रुपये हो चुका है। आप जिसको भी लीजिए, आटा, दाल, चावल, दाल वगैरह का 200 रुपीज़ समझिए कि अरहर की दाल वगैरह हो गया, 110-20 रुपया मूंग की दाल है, 110 रुपया जो है समझिए कि मसूर दाल है। तो ऐसी सूरत हाल में इसका असर जो है आम लोग पर तो पड़ ही रहा है, मगर खासकर मजदूरों पर कितना पड़ा है? डायरेक्ट इस सवाल का जवाब लेते हैं कमरुज़्ज़मा कमर साहब से, जो इंटक कांग्रेस के प्रेसिडेंट है बंगाल के। आज सिर्फ बंगाल नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अनप्लान्ड लॉकडाउन के बाद और मरकज़ी सरकार का वो नीति जो मज़दूर विरोधी है, आम जनता विरोधी है, और ख़ास तौर से वो मज़दूर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, जो आज काम है उनके पास कल नहीं भी रह सकता है। ऐसे लोगों के ऊपर इस महंगाई का ऐसा मार पड़ा है कि अपने बच्चों को, अपने घर की बच्चियों को जो स्कूल जाती थे, आज उनके पढ़ाई को रोक देना पड़ा है। जो लोग 3 टाइम खाना खाते थे, आज वो लोग मजबूर हैं कि 2 टाइम का खाना खाकर गुजारा कर लें। जो लोग नए कपड़े पहनते थे अपने त्योहारों में, वो उसको तर्क कर दिया है, मजबूरी है उनके साथ। सरकार से हम लोगों ने कहा था कि ऐसे मज़दूरों को जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स में काम करते हैं, हर महीना 7,500 रुपया दीजिए, ताकि जब तक उनको काम दोबारा नहीं मिलता है माइग्रेंट वर्कर को, तब तक अपने फैमिली को चला सके। लेकिन ये सरकार ऐसा नहीं की है। और किसकी गलत पॉलिसी, सेंट्रल की या स्टेट की? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें ज़्यादा जिम्मेदार है, स्टेट कम है, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट नाम का एक कानून है, उसमें जो अमेंडमेंट आया उससे गेहूं को, चावल को, तेल को, ऑनियन यानी आलू को, प्याज को
इन तमाम चीज़ों को उससे निकाल दिया गया, जिसके लिए हम लोगों ने ट्रेड यूनियन के तरफ से अभी आंदोलन छेड़ा है। पहले 2 दिन पहले ही हम लोगों ने 2 दिन का राष्ट्रव्यापी धर्मघट किया है। तो इसके करने से क्या हुआ कि हमारा जो पीडीएस सिस्टम था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो बिल्कुल चरमरा गया है। और वहीं से लोगों को, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोगों को वहीं से ये सब सामान कंट्रोल रेट में मिलता था। आज ओपन मार्केट हो गया। मार्केट में कालाबाजारी को प्रोत्साहन दे रही है केंद्रीय सरकार भी और राज्य सरकार भी। जैसे डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ा है, इस पेट्रोल और डीजल का दाम रिफाइनरी से जब आता है तो 40-45 रुपये में, और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट उससे लेती है 60 रुपये से ऊपर। दोनों मिला के आज 111 रुपया कलकत्ता में दाम है। इसलिए हम दोनों सरकार से अपील करते हैं कि दोनों सरकार अपने टैक्स को कुछ न कुछ नहीं, जब बांग्लादेश हमसे 30 रुपया कम करके बिक्री कर सकता है पेट्रोल और डीजल, तो हमारा देश उससे ज़्यादा फिनेंशियली मजबूत है, हमारा देश क्यों नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि इसके पीछे भी पॉलिटिकल काला हाथ है जो केंद्र में सरकार में बैठी हुई है। ये तो सब बातें तो ठीक है, अपनी जगह में आप लोग अभियान कर भी रहे, सब चीज़ कर रहे हैं। ये 5 स्टेट के इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके हैं, उसमें से समझिए कि 4 में बीजेपी की जीत हुई, 1 में आम आदमी पार्टी की जीत हुई। मगर उसमें सबसे ज़्यादा परेशान कुन बात यह है कि आपकी पार्टी इस 5 स्टेट में कहीं नहीं ठहरी। कुछ सीटें आई हैं मगर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एक भी स्टेट में सरकार नहीं बना पाए। तो क्या वजूहात है, क्या रीज़न है कि लोग, तो जनता बोलती है कि नहीं ठीक है, आप मुद्दे अच्छा चला रहे हैं, मुद्दे अच्छे उठा रहे हैं, मगर वोट आपको नहीं मिलता। वोट आखिर बीजेपी के खाते में ही क्यों चला जाता है? इसके रीजन, इसके वजूहात क्या है? हम डायरेक्ट इस सवाल का जवाब लेते हैं कमरुज़्ज़मा कमर से, जो इंटक कांग्रेस के बंगाल के लीडर है, प्रेसिडेंट है, सदर है। देखिए, पंजाब छोड़कर बाकी जगह में हमारी सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार नहीं थी। और पिछले 2 साल में आप देखेंगे कि ये राज्य सरकारें जितनी भी हैं, जहाँ ये पाँचों जगह में, ख़ास तौर से यूपी में, के विरोधियों को मीटिंग करने नहीं दिया, विरोधियों को अपने आदमियों से कनेक्ट करने नहीं दिया, विरोधियों को आंदोलन नहीं करने दिया गया। जब लखीमपुर खेरी में ये जाती, प्रियंका गांधी जाती हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि 2 दिन तक उनको गेस्ट हाउस में बंद करके रखा गया, बिछावन तक नहीं दिया, झाड़ू खुद से लगाना पड़ा और लोगों को कनेक्ट नहीं करने दिया। एक तो यह है कि हमारी पार्टी लोगों से कनेक्ट करने में दूसरी पार्टियों से, आम आदमी पार्टी से पीछे है, इसको मानने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं। दूसरी बात यह है कि पंजाब में बदकिस्मती है कि इस बार पंजाब में भी सोशल इंजीनियरिंग कास्ट, क्रीड और रिलीजन के एतबार से हुआ। साफ है कि सिख आबादी वहाँ मेजॉरिटी में है और सिखों की 2 पार्टी बन गई थी, एक कांग्रेस जिसका चीफ मिनिस्टर सिख थे और वो ये कास्ट के हिसाब से हरिजन थे, और दूसरा अकाली दल जो सिखों का शुरू से ही अपने आप को कहता है कि मैं सही रिप्रेजेंटेटिव हूँ, नुमाइंदगी करता हूँ। और इनका वोट बढ़ गया और अन्ना हजारे का वोट, जिसका शागिर्द है केजरीवाल, उनका वोट नहीं बढ़ा। इसीलिए आप देखेंगे कि जो पार्टी दिल्ली में सरकार में है, यानी केंद्र की सरकार में है, उस पार्टी को सिर्फ 2.1% वोट मिला है पंजाब में। इसका मतलब है कि आरएसएस के लोगों ने अपने तमाम वोट को ट्रांसफ़र कर दिया। और गोवा में 10 सीट पर ममता बनर्जी ने कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचाया है, यानी 1,500 वोट से लेकर 6,000 वोट तक उनका कैंडिडेट पाया है। इससे साफ जाहिर हो गया है कि जब ईडी और सीबीआई लगता है ममता के और ममता के भतीजों के खिलाफ, उनके मंत्रियों के खिलाफ, तो वो मोदी के खिलाफ बोलती हैं, लेकिन जैसे ही वो सेटल हो जाता है, तो जब बुनियादी मुद्दों पर लड़ाई होती है, वहाँ वो पीछे हट जाती हैं। हम लोग के खिलाफ पुलिस लगाती है अपने कैडर को। मतलब कहीं ना कहीं मतलब कि ये समझ में आ रहा है कि वहाँ बीजेपी ने वोट ट्रांसफ़र किया, यहाँ दीदी ने वोट काटा, तो ये सब सारे मुद्दे हैं। और आपने बताया है कि अवाम और जनता से कनेक्ट में भी थोड़ी सी कमी रह गई।
मगर आने वाला बड़ा लक्ष्य आपके सामने में 24 का इलेक्शन है। गुजरात में अभी इसी साल इलेक्शन होने हैं, छत्तीसगढ़ में इलेक्शन है, नेक्स्ट ईयर राजस्थान में आपकी सरकार बचाने की जिम्मेदारी है, मध्य प्रदेश में दोबारा सरकार लाना। तो क्या पार्टी वाकई में रास्ते पे रहेगी या बंद एसी कमरे में रह के काम करेगी? फिर 1988 89 89 में राजीव गांधी जिंदा थे तो चांदमढ़ी में प्लीनरी सेशन हुआ था एआईसीसी का, तो उन्होंने दो मुद्दा उठाया था कि पॉलिटिकल पावर ब्रोकर से कांग्रेस को निजात दिलाना होगा एक, और कांग्रेस को लेफ्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील करना होगा, यानी कैडर बेस्ड पार्टी बनाना होगा, बूथ तक पहुंचना होगा, लोगों से कनेक्ट करना होगा। आज उसकी कमी हम देखते हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि सोनिया गांधी अपने मरहूम शौहर की इस बात को सामने रखते हुए अभी 2 साल का वक्त है, इसको ठीक करेंगे और गांव तक पहुंचेंगी, कस्बा तक पहुंचेंगी। उस वक्त जो वोट वगैरह जो होता था ना, मजहब के नाम पे नहीं होता था, नफरत फैला करके वोट नहीं होता था। अभी तो देखिए उस वक्त जात के नाम पे होता था, अभी मजहब। जी देखिए, आज देश के लोगों को मजहब के नाम पर, जात के नाम पर कुछ पार्टियां बांटना चाहती हैं और बांट चुकी है। अब इसको एकजुट करने के लिए कौमी एकजहती के लिए भी जिहाद करना होगा, और उसके लिए जो सोशल वर्कर हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो अखबार नवेश हैं, जो राइटर्स हैं, जो कवि हैं, जो किताब लिखते हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, उन तमाम लोगों को लेकर के उसमें इन्वॉल्व करना होगा और देश के लोगों को बताना होगा कि आज सिर्फ पॉलिटिकल लड़ाई हमें नहीं लड़ना है, बल्कि आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़नी है। अंग्रेज़ों से जब हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे तो देश को आज़ाद करने के लिए जुल्म के खिलाफ, आज जुल्म भी हो रहा है और आइडियोलॉजिकली एक ऐसी पार्टी, एक ऐसी ताकत हिंदुस्तान के उस सोशलिस्ट और सेकुलर फैब्रिक को तार तार कर रही है, जिसके खिलाफ आइडियोलॉजिकली हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उसके लिए लाइक माइंडेड पार्टी जितनी भी है, सबको एक साथ नितिन गडकरी ने 2 बहुत बड़ी बातें बोले हैं। एक बोले कि आम आदमी जहां जहां भी जाएंगे वो दर पर्दा हमें वोट दिलवाएंगे, हमें फायदा। टीएमसी जहां जहां जाएगी वो दर पर्दा जो है बीजेपी का सपोर्ट करे। ये मेरी बात नहीं है, ये नितिन गडकरी साहब ने कहा। दूसरे दिन फिर बोले कि डेमोक्रेसी कंट्री में कांग्रेस का मजबूत होना बहुत जरूरी है, अगर अपोजिशन कमजोर होगा तो ये डेमोक्रेसी की जात के लिए ठीक नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहें? मैं बड़े लीडर है नितिन गडकरी साहब से मैं कई बार मिल चुका हूँ ट्रेड यूनियन के मामले में, कलकत्ता पोर्ट के लिए, हुगली डॉकन पोर्ट के लिए। आदमी बड़े ही शरीफ लगते हैं और कभी कभी वो अपनी पार्टी लाइन से हट के भी बोलते हैं, इसलिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और उनकी बातों में बहुत सच्चाई है, क्योंकि गोवा का रिज़ल्ट हमने देखा, पंजाब का रिज़ल्ट देखा, दूसरे राज्यों में भी इस तरह की और भी ताकतें हैं। जैसे मेघालय में वो संगमा है, वो एक ताकत है जो कांग्रेस को कमज़ोर कर रही है। इस तरह से उड़ीसा में नवीन नेमुल बदल आप क्यों नहीं तैयार करें? जो लोग कमजोर कर रहे हैं, आप इतना मजबूत हो जाइए कि वो आपको कमजोर ही नहीं कर सके। आप देखिए, कांग्रेस के पास लीडर है, कैडर नहीं है। कैडर तैयार करने की ज़रूरत है, और नीचे के लेवल में अगर हम आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ेंगे तो धीरे धीरे ये फिरका परस्ती की जो आंधी है उसका भी मुकाबला हम कर सकते हैं। देश में जो महंगाई है उसके लिए भी हम नेबुल बदल एक अपना चार्टर पेश कर सकते हैं। और जो हमारे पास लीडर हैं ऊपर के, काफ़ी बड़े बड़े लीडर हैं, उनका भी सेक्रीफाइस है। हम बंगाल से आते हैं, रामपुर हाट के बारे में क्या बोलेंगे? रामपुर हाट में जो कुछ भी क्या अभियान चलेगा? ये एक बहिमाना कत्ल है और सोची समझी साजिश के तहत है। और सबसे अफसोस की बात यह है कि जो लीडर अपने आप को मुसलमानों का हमदर्द बताती है, अगर मारती है तो मुसलमानों को, मरवाती है तो मुसलमानों के ज़रिए, मरता है मुसलमान, 302 में जाता है, बंद होता है मुसलमान, और चली जाती हैं ईदगाह और दुपट्टा पहनकर चली जाती हैं वो इफ्तार करने के लिए। अभी फिर रमज़ान आ रहा है, फिर उनका वही चेहरा हम लोग देखेंगे। तो इससे लोगों को सबक लेना चाहिए और एक मजबूत सोशल एंड रिलीजियस एक अभियान चलनी चाहिए कि ऐसे पॉलिटिकल लोगों के झांसा में हमें नहीं पड़ना चाहिए।
हिंदू मुसलमान इस देश का दो संतान है, हाँ, दो डाली है, रेल का दो पटरी है। ये दोनों पटरी एक साथ रहेगा तो एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर अनीस खान स्टूडेंट का भी मर्डर हुआ है, जिस तरह ज़माने में रिजवान खान का मर्डर हुआ, अनीस खान के मर्डर को लेकर आपकी पार्टी अभियान भी कर रही है, अनीस खान के गांव से लेकर कलकत्ता तक। देखिए, अनीस खान वो एक एक्टिविस्ट था। उसके करियर को नुमाया तौर पर हम लोगों ने देखा शाहीन बाग के आंदोलन के बाद। फिर पाक सर्कस मैदान में वो काफ़ी एक्टिव था। इलेक्शन के वक्त में वो गुमनाम हो गया था। शायद इसीलिए चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि आमादेर साथे और जोगाजोग छिलो। तो जिस आदमी के साथ इनका जोगाजोग है, एक चीफ मिनिस्टर, एक होम मिनिस्टर बोल रही है, पुलिस मिनिस्टर खुद है वो। अगर योग था 8 महीना पहले जब उसने दरखास्त किया कि मेरे जान का ख़तरा है, मेरा मर्डर हो सकता है, आप मुझे प्रोटेक्शन दीजिए, तब आपके साथ क्या जोगाजोग नहीं था। लेकिन आपका लोकल जो लीडर है उसको बर्दाश्त नहीं कर रहा था, उसके पॉपुलैरिटी को बर्दाश्त नहीं किया, उसके सच्चाई को बर्दाश्त नहीं किया, इसलिए उसका बेईमाना कत्ल पुलिस की मदद से कर दिया। इसलिए आज चाहे वो रामपुर हाट का मामला हो या अनीस का मामला हो या आपका वो काउंसिलर मरा है टीएमसी का पानीहाटी में उसका मामला हो या झलदा का मामला हो, इन तमाम जगहों में पुलिस, न बंगाल पुलिस पर हमें भरोसा है, न कलकत्ता पुलिस पर भरोसा है, न सीबीआई पर है। तो इसके लिए हाई कोर्ट जो ऑर्डर दिया है, इस ऑर्डर में हम एक अमेंडमेंट चाहते हैं, आपके ज़रिए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से एकदम विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि डे टू डे उसका मॉनिटरिंग हाई कोर्ट अगर कर सकती है तो करे, ताकि लोगों को इंसाफ मिले और कानून का राज यहाँ कायम हो। आखिरी सवाल लेते हैं, बंगाल में कांग्रेस का फ्यूचर क्या है? देखिए, कांग्रेस तो ऑल इंडिया की पार्टी है, एक स्टेट के लिए यहाँ जीरो हो चुका है। देखिए, सीट में ज़ीरो हो गया, लेकिन आपने देखा कि उसी मुर्शिदाबाद में बाई इलेक्शन हुआ, उसमें हम लोगों ने 40% वोट पाया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि वोटर आज भी कांग्रेस के हैं। लेकिन पिछले वोट में, असेंबली वोट में एक ऐसी हवा उठी कि बीजेपी के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ उसका मुकाबला अगर कर सकती हैं तो मोहतरमा कर सकती हैं, जो आज साबित गलत हुआ। हाँ, यहाँ गलत साबित हुआ। और यूपी में वो गोवा में जाकर बीजेपी के लिए काम कर रही हैं, यूपी में जाकर अखिलेश के लिए वो भाषण दे रही हैं। तो आज की पब्लिक बहुत कॉन्शियस हो गई है, तो लोग समझ गए हैं कि बीजेपी के साथ पोशीदा तौर पर कौन है और खुला दुश्मन उनका कौन है। कांग्रेस हमेशा बीजेपी के खिलाफ लड़ती रही है। हिंदुस्तान में सिर्फ एक रीजनल पार्टी है आरजेडी, जो बीजेपी से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, इसीलिए लालू प्रसाद यादव को आज जेल खटना पड़ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कमरुज़्ज़मा कमर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमने बहुत सारे सवालात पूछे महंगाई के ऊपर और मुल्क की सूरत हाल, बदलती हुई सूरत हाल, कांग्रेस के फ्यूचर के बारे में, मजदूरों के बारे में। आपने बहुत सारे सवालात का बहुत अच्छे के साथ, बेबाकी के साथ जवाब दिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।